Good morning student, welcome to chemistry class. As you know that we are revising, but today we will start discussion of the board papers, previous year boards paper, and we will see here the different type of questions which are asked in the board paper. Student, as you are giving the papers, first pre-board you have given, then second pre-board given. In both pre-board you are doing the same type of mistake. Okay, as you know that the pattern of the paper, new pattern of the paper, how we have to solve, we will see today. Okay, some students have improving their problems, whatever their problem in the topic, but some are still linger on the same position. So student, you have time to improve yourself, and you can resolve your problems by asking questions. Okay, see today how we will discuss the paper today. Okay, as you know that in section 1 of the paper you have seen a large para, unseen para, and then there was a question region assertion, two questions of region assertion, and this para was related to the surface chemistry. Okay, for solving this para, questions from this para, you have to learn the para very thoroughly. As you know that questions are related to the para, but exact points are not given there. You have to extract the answer from the para. First of all, you have to make your mind that you will see the para of paragraph of some sentences, and which give you idea to extract the answer of the question. For example, here is a question given in assertion: vegetable tinned leather cannot absorb a large amount of the moisture. This was the assertion कि जो वेजिटेबल टेंड लेदर होते हैं, वेजिटेबल से टेंड किए हुए लेदर होते हैं। टेनिंग का मतलब जानते हैं कि जो रफ लेदर होता है उसको हम क्लीन सरफेस क्लीन करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो वेजिटेबल टेंड जो लेदर होता है कैन नॉट एब्जॉर्ब द लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। लेकिन रीजन दिया हुआ है पोरस मटेरियल है हायर सरफेस एरिया, ठीक है। अब इस चीज़ का आंसर हमें जो है कि पैरा के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना है। अब वहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पे दी हुई नहीं है, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पे दी हुई नहीं है कोई भी। लेकिन हम यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं, जैसे कि पैरा में सेकंड पैरा, फर्स्ट आफ्टर सेकंड पैरा, लाइन नंबर फ्रॉम बिलो, लाइन नंबर 1 2 3 4 5, untinned hide and chrome tinned leather have the largest surface area। इस लाइन में लिखा हुआ है कि कोई भी अनटेंड हाइड है। हाइड का मतलब जानते ही क्या होता है? जो लेदर हम लोग जब पहले फैक्ट्री में आता है वो साफ़ सुथरा लेदर नहीं होता, एनिमल, उसको हाइड के रूप में बोलते हैं। उसको हमें क्लीन करना है, उसे यूज़ में लाने के लिए हम उसकी टेनिंग करेंगे। तो जब तक टेन नहीं है तो हाइड के रूप में अनटेंड हाइड है। और क्रोम हाइड का मतलब हो गया किसी कलर से भी जो है कि
इसको टेनिंग किया जाता है। तो इसमें इस लाइन में दिया हुआ कि जो अनटेंड हाइड होती है, जो क्रोम टेंड हाइड होती है, उसमें लार्ज सरफेस एरिया होती है, उसमें जो पोर की साइज होती है वो बड़ी होती है। तो इसका अपोजिट मतलब क्या निकलता है कि जो वेजिटेबल टेंड हाइड होती होगी या लेदर होता होगा, उसमें पोर की सरफेस एरिया कम होती होगी, पोर की सरफेस एरिया कम होती होगी। अब रीजन और एसर्शन को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि एसर्शन भी अपनी जगह सही है, रीजन भी अपनी जगह सही है, लेकिन जो रीजन है एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी होगा। उसमें जो है कि एसर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि एनिमल हाइड सोक्ड इन टेनिंग रिजल्ट इन हार्डन ऑफ द लेदर, टेनिंग अकर्स ड्यू टू द म्यूचुअल कोएगुलेशन। अब इसमें एसर्शन है कि एनिमल हाइड को जब हम सोक करते हैं, टेनिन एक केमिकल है, टेनिन में जब डालते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, लेदर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। फिर उसके बाद रीजन दिया हुआ है कि जो टेनिंग हम करते हैं यानी हार्डनिंग ऑफ लेदर जो करते हैं वो एक तरह से म्यूचुअल कोआगुलेशन होता है। तो यानी कह सकते हैं कि म्यूचुअल कोआगुलेशन के कारण जो है ड्यूरिंग टेनिंग जो है ये लेदर जो हो जाता है वो हार्ड हो जाता है, लेदर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इससे हमें ये कॉन्सेप्ट निकलता है कि एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से जो है कि टेनिंग करने पे लेदर हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि एसर्शन है रीजन बोथ आर राइट एंड एस रीजन इज एक्सप्लेनिंग द एसर्शन। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन था एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय द लेदर इज फिजिजॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय द लेदर इज फिजिजॉर्प्शन। ठीक है, रीजन दिया हुआ है इट इज ए मल्टी मॉलिक्यूलर प्रोसेस एंड accompanied by the low enthalpy of adsorption, लो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। आई बात समझ में? तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये चीज़ को अगर हम इस पैरा के अंदर पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट कोई ऐसी वैल्यू नहीं दी है, मगर हम वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे पैरा आप लोग अपने पैरा नंबर देख सकते हैं, पैरा नंबर सेकेंड, ओके, लाइन नंबर 2, द स्टडी इंडिकेट दैट, ये पॉइंट देखिए आप लोग, वहाँ पे मिलेगा एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय लेदर इज ए मल्टी मॉलिक्यूलर प्रोसेस एंड accompanied बाय द लो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, लो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। यानी कि जो हमारा फिजिजॉर्प्शन है, हम लोग पहले ही जानते हैं कि फिजिजॉर्प्शन में लो इंथैल्पी होती है और केमिजॉर्प्शन में हाई इंथैल्पी होती है। तो इसका मतलब ये है, इससे हमें ये मतलब निकलता है कि एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय लेदर इज अ फिजिजॉर्प्शन। ये ठीक है, ये क्या है, किसी भी एब्जॉर्प्शन पार्टिकल्स आकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो वो फिजिजॉर्प्शन प्रोसेस है, और वहाँ पे टेनिंग वहाँ पे मल्टी मॉलिक्यूलर है, क्योंकि इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है लो इंथैल्पीज ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो लो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन और मल्टी मॉलिक्यूलर एड्जॉर्प्शन किसको बता रहा है, फिजिजॉर्प्शन को बता रहा है। यानी दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, यानी जो रीज़न है वो एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक पैरा और दिया हुआ है यहाँ पे, एक क्वेश्चन और दिया है, लेदर स्टेन्ड विद द वेजिटेबल टेनिंग मटेरियल हैज ए स्मॉलर सरफेस एरिया, कैपिलरी प्रेजेंट इन लेदर आर रिड्यूस्ड टू द स्मॉलर डायमीटर। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जो अनटेंड लेदर होता है, जो
क्रोम टेन लेदर होता है उसमें पोर की एरिया ज़्यादा होती है। अब इस पैरा के अंदर ये कहीं नहीं लिखा है कि वेजिटेबल टेन लेदर में जो पोर्स होते हैं उसकी सरफेस एरिया कम होती है, लेकिन हमें एक क्लू वहाँ से मिला कि अगर क्रोम टेंड में सरफेस एरिया ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है जो वेजिटेबल ट्रेंड है वो उसके अंदर पोर की साइज जो है छोटी होती होगी, और छोटी होने की वजह से वहाँ कैपिलरी जो बन जाती है डायमीटर उसका क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लेदर टेंड विथ वेजिटेबल टेनिंग मटेरियल हैव स्मॉलर सरफेस एरिया, कैपिलरी प्रेजेंट इन लेदर आर रिड्यूस टू द स्मॉलर सरफेस एरिया का मतलब बड़े से छोटा हो गया तो रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ये है कि एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। फिर से एक बार हम बता देते हैं कि लेदर टेंड विद द वेजिटेबल टेनिंग मटेरियल हैव द स्मॉलर सरफेस एरिया। ठीक है, द कैपिलरी प्रेजेंट इन लेदर आर रिड्यूस टू द स्मॉलर डायमीटर। इसका मतलब जो अनटेड होता है उसमें पोर ज़्यादा होता है, और जैसे हमने वेजिटेबल से टेनिंग कर दी वेजिटेबल टेनिंग मटेरियल से, तो उस कंडीशन में जो पोर साइज हो गई कैपिलरी की रिड्यूस हो गई, छोटी हो गई, तो अगर छोटी हो जाएगी तो सरफेस एरिया भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ए और बी दोनों रिलेटेड है, दोनों सही है, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं नेक्स्ट। एक पैरा ही दिया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, पैरा दिया था। इस किसी भी पैरा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पहले क्वेश्चन को देख लेना है। क्या करना है, पहले क्वेश्चन में, ऐसे इंग्लिश में ही बड़ा सा पैरा आता है, तो अगर हम पैरा पढ़ने लगेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जब हम एक बार पहले पैरा पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हमें पैरा पढ़ना पड़ेगा। अगर हम पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमारे क्वेश्चन हैं, तब उसके बाद अगर हम पैरा पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हर क्वेश्चन हमारे दिमाग में होगा और हम वहाँ सलूशन आसानी से सोच पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। कभी ये मत सोचिए कि डायरेक्ट कोई भी पैरा के अंदर आंसर हमें मिलने वाला है, लेकिन हम वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पूछा था इन बेंजाइल क्लोराइड विच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एंड वाई। दूसरा क्वेश्चन था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी, जो हैलोजेंस होते हैं उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में न्यूक्लियोफिलिसिटी लिखना था। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड द SN1 रिएक्शन। कौन सा जो है कि SN1 रिएक्शन के टूवर्ड जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन था ए सॉल्यूशन ऑफ +2 chloro-2-phenyl ethane in toluene racemizes slowly in the presence of a small amount of SbCl5 due to the formation of। तो इसमें अब हमें क्या दिया हुआ पैसेज अब पढ़ेंगे, हम देखेंगे। Alkyl halides are prepared by the free radical halogenation of alkanes. Okay, addition of halogen acid to the alkenes, replacement of OH group of alcohol with the halogen using the phosphorus halide, thionyl chloride, halogen acid. Aryl halides are prepared by the electrophilic substitution of arynes. Two type of nucleophilic substitution mechanism is followed by, namely SN1 SN2, wherein the intermediate transition state differ and the product depend upon the type of attacking nucleophile। ये पैरा है। क्या इस पैरे से हमें कुछ पता लगा? हमें ये चीज़ पता लगा कि कहाँ SN1 होगा, कहाँ SN2 होगा। ठीक है, किससे किससे हम जो है हैलोजिनेशन करा सकते हैं वो यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है,
तो अब बेंजाइल क्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेंजाइल क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन C, ये H है, ये H है, और यहाँ पे Cl, सॉरी बेंजाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि दो, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वहाँ पे SN1 होगा। SN1 कहाँ होगा, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस में SN1 होगा। और जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कम होगा, ठीक है, तो वहाँ पे होगा SN2, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ होगा वहाँ पे हमारा होगा SN2, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता रहे थे कि जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहाँ SN2 होगा, जहाँ पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहाँ पे SN1 होगा। अब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस एक बल्कि मॉलिक्यूल के कारण तो है, लेकिन दो हमारे पास अभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं जो स्टेरिक हिंड्रेंस को कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्या देखते हैं सड़क पे कि एक डिवाइडर बना हुआ है हिंड्रेंस ऐसे, ठीक है। अब हम पूछें कि अगर बाइक इधर से आ रही है तो यहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, या इधर से आ रही तो इधर से, तो इधर से होगा, यहाँ पे कम होगा, क्योंकि ये जो ऑब्स्टिकल है वो छोटे छोटे हैं, इसको आसानी से इधर से निकलना बहुत आसान होगा और इधर से निकलना थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। इसके बाद जो है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो अभी हमारे पास हम ये बता रहे थे कि यहाँ से यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस शुरू में कम है, यानी अभी हमारे पास दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस को कम कर रहे हैं। अगर एक रिंग यहाँ पे लगी होती, एक रिंग यहाँ लगी होती, तब तो SN1 ही होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन एक छोटा मॉलिक्यूल है जिसको बैक साइड से अटैक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे SN1 और SN2 दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और SN2 हम यहाँ पे थोड़ा इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो SN1 में हमें 2 स्टेप में करना पड़ेगा और इसको एक ही स्टेप में करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए बस हमें कुछ करना नहीं है, इधर अगर क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे बैक साइड अटैक हो सकता है, बैक साइड अटैक हो सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को पुश करके ये नीचे ला सकता है, ये हाइड्रोजन यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी SN2 प्रिफरेबल है, SN2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, कौन जो है न्यूक्लियोफाइल का काम अच्छे से करेगा, कौन जो है न्यूक्लियोफाइल का काम अच्छे से करेगा, ये हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे कैसे देखेंगे, हमारे पास दिया हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर भी सही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें दिखाना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, मगर साइज बहुत ज़्यादा छोटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफाइल की तरह से कम काम करेगा,
यहाँ पे पोलैरिटी साइज बड़ी होने की वजह से थोड़ा सा जो है कि रिएक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे साइज और बड़ी हो गई, तो यहाँ पे एडिशन या न्यूक्लियोफाइल आसानी से और लग सकता है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम इस ऑप्शन को मान नहीं सकते हैं, ठीक है। हमें क्या लेना पड़ेगा कि आयोडीन अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जल्दी नहीं पहुंचेगा, उसके उसी तरह से ब्रोमीन और उसी तरह से क्लोरीन, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, ज़्यादा सही है, ठीक है। इसके बाद हमारा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द SN1। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा है जो SN1 रिएक्शन आसानी से करेगा। तो SN1 रिएक्शन के लिए हमने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसके अंदर जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो उतना ज़्यादा ही SN1 प्रीफर करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन 4 थे। अब ये चारों का हम स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा SN1 होगा, कौन सा SN2 होगा, ठीक है। कौन सा SN1 होगा और SN2 होगा, आइएगा समझे। चलिए, तो हमारे पास चारों ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन हमारे पास है C6H5C CS3 CS3 एंड C6H5Br, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है C8H5CS2Br, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है C6H5CH C6H5Br। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास C6H5CH CS3Br। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपने आप ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है और कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कार्बन ये हो गया, इस कार्बन के साथ 2 बेंजीन रिंग लगी हुई है। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि 2 बेंजीन रिंग यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। और एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ Br लगा है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और 2 बेंजीन रिंग है। यहाँ पे हमारे पास 2 बेंजीन रिंग है और यहाँ पे Br, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है और एक यहाँ पे रिंग लगी हुई है, ठीक है। और एक यहाँ पे Br लगा हुआ है। आई बात समझे। अब यहाँ देख करके खुद डिसाइड हो सकता है कि कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए जरा सा, इस वाले में हम देख रहे हैं कि इस कार्बन, पहले नीचे से तुम देखते हैं, यहाँ पे एक बल्कियर ग्रुप लगा है, एक छोटा सा यहाँ बल्कियर ग्रुप, मगर एक छोटा सा यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे SN2 भी हो सकता है।
हमें देखना है कि कहाँ पे केवल SN1 की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे दो बल्कियर ग्रुप है मगर एक छोटा ग्रुप लगा हुआ है जिससे यहाँ पे SN2 हो सकता है। यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए तो यहाँ पे SN2 हो सकता है। छोटे छोटे दो ग्रुप हैं तो SN2 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दो बल्कियर ग्रुप के साथ एक और बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे SN2 के कोई चांस नहीं है, यहाँ केवल SN1 हो सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, स्ट्रक्चर बनाते ही ये हमें क्लियर हो गया। हमें बस ध्यान में रखना है कि जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेफरेंस SN1 का होगा और जहाँ पे जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहाँ SN2 होगा। अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन स्टेबल कार्बोनियम आयन बन सकता है, वहाँ पे अगर एक भी हाइड्रोजन पड़ा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे SN2 भी हो सकता है। आई बात समझे। इसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास रिएक्शन, ये हो गया, ये समझ आ गया होगा। तो हमें देखना बस यही है कि कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। इस चीज़ को बस ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे ए सॉल्यूशन ऑफ +2 क्लोरो 2 फेनिल इथेन, ठीक है, इन टॉलुइन स्लोली racemizes slowly in presence of small amount of SbCl5 के प्रेजेंस में बहुत धीरे धीरे Cl5 के रूप में रेसमाइज होता है। अब ये क्यों ऐसा होता है, किसकी वजह से होता है, ये किसकी वजह से होता है ये हम देखेंगे। यहाँ पे पहला है यहाँ पे कार्बेनाइन फॉर्मेशन, दूसरा हमारा यहाँ पे है कार्बिन और तीसरा हमारा है फ्री रेडिकल और चौथा हमारा है यहाँ पे कार्बोकैटायन, ठीक है। चार हमारे पास यहाँ पे हैं कार्बोकैटायन, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कैसे हमें सोचना पड़ेगा कि हमें ये 2-क्लोरो-2-फेनिल इथेन कन्वर्ट हो रहा है टॉलुइन में और उसके लिए हमने कैटलिस्ट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कैटलिस्ट हमने ले लिया है हैवी मेटल कैटलिस्ट, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होने वाला नहीं है और कार्बिन बनने वाला नहीं है। ये दोनों ऑप्शन हमारे खत्म हो गए, ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब हमारे पास क्या बचता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, कार्बोनाइन बचता है और यहाँ पे कार्बोकैटायन बचता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर बनाना है तो क्या होगा, कार्बोनियम आयन बनना चाहिए या कार्बोनाइन बनना चाहिए। हमारे पास कंपाउंड क्या है, हमारे पास कंपाउंड है CH2CH CH3 Cl और ये रिंग है, ठीक है। हमें ये चीज यहाँ पे आनी है, आई बात समझे। तो रिंग हमारी ऑलरेडी निगेटिव है, रिंग हमारी क्या है, ऑलरेडी निगेटिव है।
अब यहाँ सोचना हमें है कि क्या बनना चाहिए, कार्बोनियम आयन बनना चाहिए या कार्बेनायन बनना चाहिए, क्या हो सकता है। ठीक है, चूंकि हमारी रिंग निगेटिव है, ओके। और यहाँ पे होना क्या है, यहाँ पे रेसमाइजेशन होना है। रेसमाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेसमाइजेशन का मतलब होता है कि एक ग्रुप दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे सीधे बोला गया है कि इनटॉलरेबल, ठीक है, इनटॉलरेबल, ठीक है। तो चूंकि ऑलरेडी हमारी रिंग निगेटिव है पहले से ही, यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमें वहाँ पे कार्बोनायन के चांसेस कम होंगे और कार्बोनियम आयन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया। हमने इतने क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें सारे ऑप्शन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कहाँ पे हो सकता है। ओके, इसके बाद अभी और भी इस पेपर में है जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।